गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9 सब्जेक्ट है नागरिक स्वास्थ्य, टॉपिक है संविधान। तो देखिए, सबसे पहले आपको संविधान किसे कहते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, संविधान है क्या, अर्थात संविधान किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, संविधान नियमों और कानूनों की आशा आधारभूत दस्तावेज है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान का जो अर्थ होता है वो संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज होता है, ऐसे उसमें नियम कानून लिखे होते हैं जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। और हर देश में अपना अलग अलग संविधान होता है। हमारा भारत देश में भी अपना अलग संविधान है। ठीक है, अब देखिए हमारे भारत देश में संविधान का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए हमारे भारत देश में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। कब हुई थी? पहली बैठक जब हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। और इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि उस समय स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था, तो ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके 2 दिन बाद, अर्थात जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद क्या होगा? 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को आपकी दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, और जो दूसरी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, उसकी अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और ये जब तक बने रहे थे अध्यक्ष इसके, जब तक कि हमारे संविधान का निर्माण नहीं हो गया था, अर्थात ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और 2 पंचवर्षीय अर्थात 10 वर्ष से अधिक समय तक ये राष्ट्रपति रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ये लगातार 2 पंचवर्षीय रहे थे। ठीक है, अब सबसे पहले तो है कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ। तो हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर सन 1949 को। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए आपका संविधान या आपका भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे? 26 नवंबर सन 1949 को। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू होने और बनकर तैयार होने में दोनों में अंतर है। ध्यान रखना, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अगर पूछा जाए लागू कब होता है, तो लागू होने का दिन था तुम्हारा 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर सन 1949। अब ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, इसका भी कोई एक रीजन होगा। ये 26 जनवरी जबकि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को और लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया गया था, तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे पहले 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी जब तक हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक 26 जनवरी को ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, ठीक है। और इसके बाद जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो इसी पूर्ण तिथि से लागू करने के लिए इन लोगों में सहमति हो गई थी कि हमारा जो पूर्ण तिथि है वो 26 जनवरी है, इसलिए 26 जनवरी से ही इसको लागू किया जाएगा अपने संविधान। इसलिए संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जो संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी अर्थात 2 दिन पहले 24 जनवरी 2050 को अंतिम बैठक हुई थी और इसके बाद वो बैठक समाप्त हो गई थी, संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया था। ओके, अब देखिए हमारा जब संविधान बना था तो हमारे संविधान को बनाने के पहले हमारे देश के जो राजनीतिक नेता थे उन लोगों ने क्या किया कि हमारे देश के संविधान को बनाने के पहले उन लोगों ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उनमें उन्हें जो जो चीज़ अच्छी लगी वो अपने संविधान में ग्रहण कर लिया, अर्थात अपने संविधान में रख लिया। इसीलिए हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत ही विस्तृत और व्यापक संविधान है, ठीक है। क्योंकि कई देशों के संविधानों को अध्ययन किया और उन देशों के संविधानों से जो अच्छा लगा उसको अपने देश के संविधान में ले लिया गया। इसलिए हमारा जो संविधान है वो बहुत ही व्यापक है संविधान और लिखित संविधान, ठीक है। अब देखिए हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, तो हमारे देश की जो संविधान है उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहले तो हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत ही विस्तृत है। क्या है? बहुत ही व्यापक और विस्तृत संविधान है। तो नंबर 1 हो गया विस्तृत एवं व्यापक संविधान। विस्तृत एवं व्यापक संविधान, विस्तृत एवं व्यापक, ये है हमारे देश के संविधान की विशेषता। तो हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित तथा विस्तृत संविधान है और हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, अर्थात जो हमारा भारतीय संविधान है कुल 22 भागों में विभाजित है, ठीक है। और इसमें 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ये पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता देखिए, जो दूसरी विशेषता हमारे देश के संविधान की है ये कठोर और लचीला भी है। कैसा है? कठोर एवं लचीला। कठोर एवं लचीला। अब देखिए कठोर क्यों है और लचीला क्यों है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कठोर क्यों है और लचीला क्यों है। तो हमारे संविधान में कुछ विषयों में संशोधन करना बहुत कठिन होता है और कुछ विषयों में संशोधन करना बहुत सरल होता है। अतः ये संविधान लचीला है और इसलिए कठोर माना गया है क्योंकि इसमें कुछ संशोधन करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो इसलिए हमारे देश के संविधान को लचीला और कठोर दोनों का सम्मिश्रण भी कहा जाता है। तीसरा है आपका संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। तो हमारा जो संविधान है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों है, संघात्मक भी है
और एकात्मक भी है। अब देखिए कैसे संघात्मक है और कब एकात्मक हो जाता है। तो वैसे तो हमारा भारत देश जो है, जो हमारा भारत देश है उसका संविधान संघात्मक है, किंतु आपातकाल के समय, आपातकाल मतलब हमारे देश पर कोई जब मुसीबत आती है तो संपूर्ण पूरे भारत देश की बागडोर एक केंद्र सरकार के हाथ में हो जाती है, एक सरकार के हाथ में हो जाती है। वैसे तो हर राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है और अपने अपने ढंग से वो लोग शासन चलाते हैं जो संविधान में नियम दिए गए हैं। लेकिन जब देश में कोई बाहरी संकट आता है तो फिर उस समय हमारे देश में एकात्मक सरकार हो जाती है, अर्थात भारत देश की सरकार पूरे देश पर उसका शासन लागू हो जाता है। इसलिए हमारा देश जो है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों का सम्मिश्रण है हमारे देश का संविधान जो है, ठीक है। वैसे तो हमारा देश संघात्मक है लेकिन आपातकाल के समय एकात्मक हो जाता है, अतः हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब देखिए अगला है आपका नंबर 4, लोकतंत्रात्मक प्रणाली। लोकतंत्रात्मक प्रणाली, लोकतंत्रात्मक प्रणाली। तो देखिए हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो जनता के हाथों में निहित होती है। किसके हाथों में निहित होती है? जनता के हाथों में निहित होती है। तथा जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी की उसी परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्रपति बनते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक चुना गया व्यक्ति होता है जो कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती इसके चुनाव में। पहले हम जिसको चुनते हैं फिर वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो जनता द्वारा ही तो चुना गया, भले अप्रत्यक्ष रूप से चुना, भाई पहले हमने जिसको चुन दिया और फिर उन लोगों ने राष्ट्रपति को चुना। तो अगर देखा जाए तो हमने चुना उनको और उन्होंने चुना राष्ट्रपति को, तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और ये जो पद होता है वंशानुगत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी राष्ट्रपति कोई है तो ऐसा नहीं है कि इसके राष्ट्रपति जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाए तो दूसरा इनके परिवार का कोई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, चुन करके आएगा। अप्रत्यक्ष रूप से जनता जिसको चुनेगी वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। ओके, अगला है हमारा मूल अधिकारों का रक्षक। क्या है? मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक। तो देखिए हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार भी दिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार भी दिए गए हैं और हमारे भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ पर हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है, क्योंकि जब हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था 44वां जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसलिए वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। और वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार, नंबर 5 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर से देख लीजिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 ऐसे अधिकार हैं जो मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है और इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? मूल अधिकार। अब देखिए अगला है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। तो मूल जो कर्तव्य है वो मूल कर्तव्य हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ था तो हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। ध्यान रखना, जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1950 ईस्वी को 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950
1950 को लागू हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन हमारे संविधान में जब संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन, 42वां। और ये कब हुआ था? 1976 में। और ये कब हुआ था? 1978 में। 1978 में 44वां हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया था, ध्यान रखना, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल अधिकार 7 थे, एक हटा दिया गया था, तो वर्तमान में 6 है, और मूल कर्तव्य तुम्हारे 10 जोड़े गए थे। ठीक है, जिस समय संविधान बना था उस समय के मूल कर्तव्य नहीं थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और ये मूल जो कर्तव्य थे, ये कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से। और ये जो हमारे मूल अधिकार थे, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से लिए गए। जैसे कि मैंने बताया भी था आपको कि हमारे यहाँ संविधान के निर्माण के पहले कई देशों के संविधानों को पढ़ा गया था, और उन संविधानों से हमें जो अच्छा लगा उसको हमने ले लिया। तो अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार ले लिए थे, और रूस के संविधान से हमने क्या ले लिए थे? मूल कर्तव्य ले लिए गए थे। लेकिन हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि 46वां संविधान संशोधन 2002-1 हुआ था। 46वां, कौन सा? 46वां, 86वां, अर्थात 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में हमारे देश के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए। कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। अब जो 86वां जोड़ा गया था, वो मूल कर्तव्य कौन था? वो कर्तव्य था कि हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दें, अर्थात 14 वर्ष तक निश्चित रूप से उसको प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको अवश्य दें। ठीक है, तो इस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है 11, और मूल अधिकार कितने हैं? 6, टोटल 6। अब देखिए, मूल कर्तव्य हो गया, मूल अधिकार का रक्षक हो गया। इसके बाद मूल कर्तव्यों का समावेश बता दिया मैंने। मूल कर्तव्यों का समावेश, मूल कर्तव्य भी हो गए। अब इसके बाद आता है, अगला नंबर है नीति निर्देशक तत्वों का समावेश। क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का समावेश, नंबर 7। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश। तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों को नीति निर्धारण करने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं अपनी नीतियों को निर्धारण करने के लिए, जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक दिया गया है। ध्यान है, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो आप कुछ कर नहीं सकते उस राज्य का, ये भी ध्यान रखना। उनको केवल निर्देश दिया गया, अगर कोई वो कार्य नहीं कर रहा है, नीति निर्देशक तत्वों में जो नियम दिए गए हैं कि आपको ये करना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए, अगर वो राज्य नहीं करता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन ध्यान रखना, अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है आपके, तो आप न्यायालय में जाकर के सलाह ले सकते हैं और वहां पर आपको न्याय मिलेगा। अब अगला देखिए, 8वां नंबर है धर्मनिरपेक्ष राज्य।
धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का समावेश भी किया गया हमारे संविधान में। हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारे भारत देश का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, बल्कि हमारे देश के में रहने वाले सभी लोग अपने अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या किसी धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं। अर्थात कोई भी हमारा विशेष धर्म नहीं है भारत देश का। भारत देश में आप जैसा कि देखते भी हैं कि सभी लोग आराम से रहते हैं, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं। हमारे भारत देश का कोई भी एक धर्म नहीं है। हमारा भारतीय संविधान है वो समभाव का पोषक है, अर्थात सभी लोगों के समानता का व्यवहार करना, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया गया है। ठीक है, अगला है नंबर 9, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, देखिए वयस्क मताधिकार क्या होता है कि एक मतदान करने की आयु निश्चित की गई है और हर देश में ये अलग अलग है। ध्यान रखना, हमारे भारत देश में जो वयस्कता की आयु है वो 18 वर्ष मानी गई है। ठीक है, अगर 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और अमीर हो या गरीब हो, अगर वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसका मतदाता सूची में नाम है तो फिर वो वोट देने का अधिकारी, अर्थात वो मत दे सकता है, अपना वोट दे सकता है। लेकिन मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, ध्यान रखना। अगला क्या है? अगला है आपका नंबर 10, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। हमारे देश के नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका जा सकते हैं और वहां से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। अगला है एक ही राष्ट्रभाषा। तो हमारे देश के संविधान में एक ही भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो हमारे देश के संविधान में किसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, ये हमारे देश के संविधान की विशेषताएं हो गई। अब देखिए, हमारे देश के संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें उस प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिनके बारे में आप लोगों को अध्ययन करना अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक शब्द दिया गया है संपूर्ण प्रभु संपन्न। संपूर्ण प्रभु संपन्न। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ होता है कि हमारा भारत देश अपनी आंतरिक और बाह्य नीति में पूर्णतया स्वतंत्र है, अर्थात उसके ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है और अपने संविधान के अनुसार पर अपनी आंतरिक और बाह्य नीति का संचालन कर सकता है, अर्थात किसी दूसरी देश का उस पर कोई दबाव नहीं है, पूर्ण प्रभु संपन्न है। ठीक है, नंबर दूसरा एक शब्द है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है कि हमारे देश में सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा है लोकतंत्र। ये जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लोक मतलब लोग और तंत्र मीन्स शासन, अर्थात जनता का शासन। तो लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सरकार होती है
और जनता जब चाहे तो सरकार को चेंज कर सकती है। ठीक है, अर्थात जब भी लोकतंत्र सरकार जहाँ पर होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको जवाब देना होता है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं सरकार वो करती है कि जो जनता के अहित में हो, हमेशा जनता के हित में कार्य करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैंने कोई ऐसा कार्य किया तो जनता के हित में नहीं है, तो अगली सरकार जब अगला चुनाव आएगा तो हमारी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाएगा और जनता दूसरी पार्टी की सरकार को चुन लेगी। इसलिए उनके अंदर डर रहता है। लोकतंत्र में सरकार का जनता का भय रहता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो अगले चुनाव में हमको हमारी सरकार गिर जाएगी, अर्थात दूसरी पार्टी की सरकार बन जाएगी। अगला है धर्मनिरपेक्ष। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये कुछ शब्द हैं जो कि आपकी प्रस्तावना में दिए गए हैं संविधान। धर्मनिरपेक्ष का अभी मैंने अर्थ बताया था कि हमारे भारत देश में सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है, किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है और सभी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की छूट है। ठीक है, इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। अगला है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो एक चुना गया व्यक्ति होता है, अर्थात वो वंशानुगत नहीं होता है। ये इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं उसी परिवार के लोग राष्ट्रपति बनते हैं, जबकि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुना गया व्यक्ति होता है। और ध्यान रखना, अगर वो चाहे तो अगर जनता चाहे तो उसको अगले 5 वर्ष के लिए फिर चुन सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद आप दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको चुन लिया गया हो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से का समझ रहे बात? अप्रत्यक्ष रूप का अर्थ है कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है फिर वही प्रतिनिधि जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं जाकर। इसलिए अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो ये हो गया आपका संविधान और संविधान की विशेषताएं, और जो आपकी संविधान में प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में ये शब्द कुछ दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका अर्थ समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को शायद समझ भी आ गया होगा। ओके।